नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान के खंड ब में इकाई फर्स्ट का अध्याय सेकंड पढ़ूंगा। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्यों के बारे में। आप सभी विद्यार्थी इसको ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। संविधान में मूल अधिकार को रखने का उद्देश्य नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और सुरक्षा प्रदान करना था। ये न्यायाधीश सप्रू का कहना है। मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी और मूल अधिकारों का महत्व क्या है, तो सबसे पहला टॉपिक आप ये जानेंगे। मूल अधिकारों के द्वारा प्रत्येक नागरिक को शारीरिक, मानसिक व नैतिक विकास की सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसलिए मूल अधिकारों की हमें आवश्यकता पड़ी। संविधान के अंदर दिए हुए मूल अधिकार शासन व विधानमंडल के ऊपर अंकुश लगाने में भी सहायता प्रदान करते हैं। मूल अधिकार शासन के अधिकारों की शक्ति व बहुमत दल की तानाशाही से नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। मूल अधिकारों का हनन होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति नागरिक न्यायालय की शरण भी ले सकता है। संविधान द्वारा राष्ट्र के समस्त नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान कर उनमें परस्पर समानता स्थापित की गई है। नागरिकों के मूल अधिकार मानवीय स्वतंत्रता के मापदंड है और संरक्षक भी है, यानी कि दोनों है। तो ये मूल अधिकार की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसका क्या महत्व है, उसके बारे में आपको बताया गया। अब आप आगे जानेंगे कि भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो इन मौलिक अधिकारों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो भारत के मौलिक अधिकार कुल 7 थे, भारत के नागरिकों को दिए हुए। अब 7 में से 6 मौलिक अधिकार है जो वर्तमान में अस्तित्व में है। इन 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन में है, आपको एक एक करके समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप जानिए कि राष्ट्र की एकता व आम नागरिकों के हित के लिए किसी भी राज्य द्वारा अब तक बनाए गए मानव अधिकारों के चार्टरों में सर्वाधिक विस्तृत चार्टर संविधान के भाग 3 में है। वो है मूल अधिकार। मूल अधिकारों के संबंध में संविधान में कुल 23 अनुच्छेद है, तो इसको आप विस्तार से जानेंगे। ये अनुच्छेद 12 से 30 तक और 31 में एक संपत्ति का अधिकार था, जो 44वें संवैधानिक संशोधन के तहत हटा दिया गया, और फिर 32 से लगाकर 35 तक ये मूल अधिकारों का इन अनुच्छेदों के अंदर वर्णन आया हुआ है। तो भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कितने 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु अभी मैंने आपको बताया था, किंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा करके एक कानूनी अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया था, जो 44वां संवैधानिक संशोधन 1979 में हुआ था। अब अपन जान लेते हैं कि 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं जो अभी वर्तमान में अस्तित्व में है, तो उसको आप जानेंगे।
मूल अधिकारों को 6 श्रेणियों में बांटा है। पहला है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लगाकर 18 तक जो समानता का अधिकार है, इसकी विस्तृत जानकारी भी मैं दूंगा। अभी सामान्य परिचय पहले कर लेते हैं इनका। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। और तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 व 24 है। और चौथा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 है। और पांचवा आता है संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार, जो अनुच्छेद 29 व 30 में है। और एक छठा था जो संपत्ति का अधिकार, जैसे 44वें संविधान संशोधन यानी 1979 के अंदर संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। और फिर सातवां आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में आता है। तो इस तरीके से अब 6 जो अधिकार है वो अस्तित्व में है। तो सबसे पहला है, उसको अपन जानेंगे, वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। अनुच्छेद 14 के तहत राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समक्ष समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 14 में है। किसमें? समानता का अधिकार में। अनुच्छेद 15 में राज्यों को यह आदेश दिया गया है कि किसी नागरिक के साथ उसके धर्म, उसके मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद न किया जाए, यानी कि किसी तरह का कोई भेदभाव न किया जाए। और उसके बाद 16 यानी कि अनुच्छेद 16 के तहत देश के सभी नागरिकों को राज्य के अधीन नौकरी में समान अवसर प्रदान करने की गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 17 में सामाजिक समानता बढ़ाने हेतु संविधान में अस्पृश्यता पूर्ण आचरण का पूर्ण निषेध किया गया है। अब रहता है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में संविधान में सेना तथा विद्या संबंधी उपाधियों के अतिरिक्त राज्य द्वारा किसी भी प्रकार की उपाधि दिया जाना प्रतिबंधित है। तो इन समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14 से लगाकर 18 तक है, जो मैंने आपको ये वर्णन बताया है। अब हम बात करते हैं दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 उसके बारे में हम जानते हैं। भारतीय संविधान में व्यक्ति को 6 बुनियादी स्वतंत्रताएं दी है, यानी कि हम स्वतंत्रता का अधिकार में अनुच्छेद 19 में जानते हैं क्या प्रावधान है। तो 6 बुनियादी स्वतंत्रताएं: भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शस्त्र रहित शांति पूर्व सम्मेलन की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की, और भारत राज्य में अबाध यानी कि बिना किसी रोक टोक भ्रमण करने, निवास की स्वतंत्रता, आजीविका, व्यापार और कारोबार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ये 19 में ऐसा प्रावधान है इस स्वतंत्रता के अधिकार में। उसके बाद
अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण जो अनुच्छेद 20 में है, यानी इसमें स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो, तो उसको अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को अपराध करने के समय निर्धारित सजा से अधिक सजा नहीं दी जा सकती। ये प्रावधान अनुच्छेद 20 में थे। तो अपन अब आगे की बात करते हैं जो अनुच्छेद 21, यानी कि अनुच्छेद 21 में प्रावधान है जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। और फिर आता है अनुच्छेद 21 में एक और जोड़ा था जो 86वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, जो है 21 क, यानी संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 21 क जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया और इसके अनुसार राज्य के 6 से 14 वर्ष के आयु के सब बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा कानूनी रूप से स्वीकृत तरीके से प्रदान करनी होगी। यानी कि 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता पिता या अभिभावक की जिम्मेदारी है। फिर आता है अनुच्छेद 22। तो अनुच्छेद 22 में बंदीकरण से संरक्षण का प्रावधान है। उसे बंदी बनाने का कारण जानने का अधिकार है, यानी कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो उसे कारण जानने का अधिकार अनुच्छेद 22 में है। उसे इच्छा अनुसार स्वयं के लिए कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार भी दिया गया है इसमें। और 24 घंटे के अंदर बंदी को न्यायालय के सम्मुख पेश किया जाना आवश्यक है। यह अधिकार शत्रु देश के निवासियों एवं निवारक नज़रबंदी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए अपराधियों पर लागू नहीं होगा। तो हम समझने का प्रयास भी करेंगे कि निवारक नज़रबंदी क्या है। निवारक नज़रबंदी से आशय है कि बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया से नज़रबंदी से है। यह अपराधी को दंडित करने की नहीं बल्कि अपराध करने से रोकने की प्रक्रिया है। किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक निवारक नज़रबंदी के तहत बंदी नहीं रख सकते जब तक कि परामर्शदात्री समिति, अब परामर्शदात्री समिति क्या होती है, जिसमें एक व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश और उसकी अनुमति प्राप्त न हो चुकी हो, तो उस व्यक्ति को 3 महीने से अधिक निवारक नज़रबंदी के तहत बंदी नहीं रखा जा सकता। अब हम आगे और जानेंगे। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 व 26 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का पूरा वर्णन किया गया है। यानी संविधान के अनुच्छेद 23 व 26 के द्वारा सभी नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान कर शोषण की सभी स्थितियां समाप्त करने का प्रयास किया गया है। तो हम इस शोषण के विरुद्ध अधिकार को जानेंगे।
तो 23 में प्रावधान है, अनुच्छेद 23 में मानव के क्रय विक्रय व बेगार पर रोक। और अनुच्छेद 24 में प्रावधान है बाल श्रम का निषेध, यानी कि इनके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों, खानों या जोखिम वाले काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। उसके बाद में हम बात करेंगे, चौथा मौलिक अधिकार है जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इनका वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 के अनुसार व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा कोई भी धर्म ग्रहण करने, उसका अनुसरण व प्रचार करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता दी हुई है, यानी कि धार्मिक और धर्मार्थ प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण, धर्म विषय कार्यों का प्रबंध करना, छल अछल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार भी है, और उस संपत्ति का विधि के अनुसार संचालन करने का भी अधिकार है। फिर इसमें आता है अनुच्छेद 28, जो राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक लगाने के बारे में बताया हुआ है, यानी कि कोई भी राजकीय संस्थाओं के अंदर धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती और न किसी धर्म विशेष की शिक्षा के लिए किसी को बाध्य किया जा सकता। और फिर आता है पांचवा अधिकार, जो सांस्कृतिक वो शिक्षा संबंधी अधिकार है, जो अनुच्छेद 29 व 30 में आया हुआ है। 29 में तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा के बारे में है, जो अनुच्छेद 29 में है। और अनुच्छेद 30 के बारे में आप जान लेते हैं। अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन का अधिकार, जो अनुच्छेद 30 में है। और जो अभी अस्तित्व में है, जो छठा मौलिक अधिकार है, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, उसके बारे में भी आप जान लेते हैं। यद्यपि संविधान में मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, किंतु यदि इनकी उचित क्रियान्विति की व्यवस्था न की जाए तो इनका कोई अर्थ नहीं रहेगा। संविधान निर्माताओं ने इसी तथ्य को मद्देनजर रखते हुए संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया है। अब इसका अभिप्राय यह है कि नागरिक अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायपालिका की शरण ले सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने तो अनुच्छेद 32 का महत्व स्पष्ट करते हुए कहा था कि यदि मुझसे कोई ये पूछे कि संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्य प्राय हो जाएगा, तो मैं इस अनुच्छेद को छोड़कर किसी और अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं कर सकता। यह तो संविधान की हृदय और आत्मा है, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसको अंबेडकर ने हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। किसी भी अधिकार का हनन होने पर इस अधिकार का सहारा लेकर के व्यक्ति न्याय प्राप्त कर सकता है। तो सर्वोच्च व उच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा के लिए यहाँ जो 5 प्रकार के लेख जारी किए हैं, उन 5 प्रकार के लेखों के बारे में आप जानेंगे। तो वो 5 प्रकार के लेख कौन कौन से हैं? सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, दूसरा है परमादेश,
तीसरा प्रतिषेध लेख, चौथा उत्प्रेषण लेख और पांचवा है अधिकार प्रथा। अब आप जान लीजिए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख क्या है। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, और अगर बंदी बनाने का कारण अवैध होता है तो न्यायालय तत्काल उसे मुक्त करने की आज्ञा देता है। दूसरा था परमादेश। परमादेश द्वारा न्यायालय उस पदाधिकारी को अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए आदेश जारी कर सकता है जो पदाधिकारी अपने कर्तव्य का समुचित पालन नहीं कर रहे हैं, तो वो होता है परमादेश। तीसरा पड़ा है प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी करते हुए निर्देश दिया जाता है कि इस मामले में कार्यवाही नहीं करें क्योंकि ये उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है, तो वो प्रतिषेध लेख है। और फिर चौथा आता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण लेख का उपयोग किसी भी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है, वो उत्प्रेषण लेख है। और पांचवा था अधिकार प्रथा। अधिकार प्रथा विषयक मामला तब बनता है जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तौर पर किसी सरकारी या निर्वाचित पद को संभालने का प्रयास करे, तो उससे ये पूछा जा सकता है कि वो किस आधार पर संबंधित पद पर कार्य कर रहा है। तो ये आज के जो मौलिक अधिकारों के बारे में आपको बताया गया था। और अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व। तो उससे पहले एक बार थोड़ा सा और जान लीजिए कि इन मौलिक अधिकारों का मूल्यांकन, इस पूरे मौलिक अधिकारों को हमने पढ़ा और इसका सार क्या है, इसका मूल्यांकन हम कर लेते हैं। आपातकाल के समय मूल अधिकार स्थगित किया जाना न्यायोचित है, लेकिन शांति काल में भी मूल अधिकारों को स्थगित किया जाना इनके अस्तित्व पर एक तरह से प्रश्न चिन्ह लगा देता है। मौलिक अधिकारों को न्यायिक सुरक्षा देने के बावजूद वर्तमान न्यायिक प्रक्रिया लंबी, जटिल और खर्चीली होने से सामान्य जनता के हितों की रक्षा में सफल नहीं हो पा रही है। तो मूल अधिकारों के अतिक्रमण की परिस्थिति जो है वो अल्पकालीन होती है, कम समय के लिए होती है। धन्यवाद, नमस्कार।